वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे वापस से स्वागत है। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लीनियर मोमेंटम देख लिया था, उसके बाद हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम देख लिया था, उसके बाद टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखा था। ये तीनों वन बाय वन देखा था। और इसको देखने का जो रीज़न था, सिंस जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है मोशन को समझने के लिए, वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म में लिखा गया है। तो उसको हम लोगों ने देख लिया था। कैसे देखा था, जरा मैं एक बार शॉर्ट रिकैप कराता हूँ, आपका शॉर्ट रिकॉल कराता हूँ। देखिए, हमने मोमेंटम को p से डिनोट किया था, p इज इक्वल टू एम बी, ये इसका मैग्नीट्यूड था। और अगर ये इसके अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उस पर क्या करिए, एरो लगा दीजिए। क्योंकि जो है मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होती है। मास जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने क्या किया, इसको उस पर एरो नहीं लगाया, मोमेंटम पे लगा दिया और वेलोसिटी पे लगा दिया। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम जब हमने बात किया था, सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो जिसका मास m था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 मान लीजिए, या और दूसरी वेलोसिटी आप p2 इक्वल टू मान लीजिए, उसी की m इंटू v2 हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करें तो वो डेल्टा p क्या हो जाता है बेटा, m कॉमन हो जाता है v2 माइनस वी1, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हो जाता है। अब वापस से जब इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी m और v2 माइनस क्या हो गया v1, v2 माइनस यहाँ क्या आ गया v1 आ गया, ब्रैकेट बंद। और ये क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी क्या है। अब इसी को क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने बोला था, क्योंकि जो हमारा लिखा गया है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब इसको हमने लिखा था तो ये क्या हो गया था, m डेल्टा t नीचे आ गया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस वी1, नीचे क्या लिख दिया था हमने, डेल्टा t लिख दिया था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ से इसका दूसरा फॉर्म निकल के आता है, m इंटू ए निकल के आता है। तो इसी को जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डेल्टा p के ऊपर हमने बार लगा दिया टाइम स्केलर क्वांटिटी, तो मास स्केलर क्वांटिटी, और a के ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक साइड में हमने जो है इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए स्केलर में लिखा है, दूसरे साइड में हमने मैग्नीट्यूड को लिखा है। तो यहाँ पे हमने मोमेंटम बता दिया, चेंज इन मोमेंटम बता दिया, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बता दिया। और डायरेक्शन की बात करें तो अगर केवल मोमेंटम की मैं बात करूं तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो कहाँ हो जाती है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जिस ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही डायरेक्शन हो जाएगी। फिर लेकिन चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। एक सर्कुलर मोशन के केस में, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो आप जाके देखिए कैसे चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन से अलग होता है। आइए मोमेंटम पे बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, जो आपको इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली समझने में मजबूती देंगे, आपकी समझ को बढ़ाएंगे, आपकी समझ को इंक्रीज करेंगे। तो उन्हीं को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स जो सेकंड लॉ है, अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा। अभी हमने मोमेंटम पढ़ रखा है। एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम 150 ग्राम हैज इनिशियल वेलोसिटी u 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ms माइनस वन, एंड ए फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड आफ्टर बीइंग हिट। ठीक है, उसकी जब वो हिट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, क्रिकेट बॉल की उसकी चेंज हो गई। इनिशियल वेलोसिटी सपोज कीजिए बॉलर ने इस वेलोसिटी से जो है बॉल को थ्रो किया था, और जब बैट्समैन ने उसको हिट किया तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, या कहीं से भी वो हिट होकर उसकी चेंज हो गई। द चेंज इन मोमेंटम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इन सब देखिए हमको क्या करना है, एसआई यूनिट में फाइंड आउट करना है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आपको उन सबको क्या करना है, एसआई यूनिट में लिख दिया जाए। तो सबसे पहले इसके लिए क्या कर सकते हैं, गिवन अगर हम लोग देखें सिंपल सा, मास जो हमारा दिया बेटा 150 ग्राम दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी में। 10 टू द पावर माइनस 3 kg, 10 टू द पावर माइनस 3 kg करेंगे तो 0.15 kg आ गया, मास मिल गया। हमको निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी निकालना है, जिसकी वैल्यू होती है p2 माइनस p1। अगर इसके हिसाब से रखें मोमेंटम m इंटू v फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, m इंटू यू है। तो m क्या हो गया, m कॉमन हो गया तो v माइनस यू हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से जरा वैल्यू रखते हैं 0.15
अब ध्यान से देखिएगा, इसके माइनस को मैं अंदर भेज दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया -3i माइनस 4j, और ये माइनस है तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, तो यहाँ लगा देंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, 3i माइनस क्या आ गया 4j आ गया। अब जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 0.15 को बाहर ही रहने देते हैं, तो ये कितना आ गया -6i माइनस 8j आ गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर ले लिया, और इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा 0.9i प्लस 1.2j। 6 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, 2 पॉइंट बाद डेसिमल लगाएंगे तो 0.9 हो जाएगा, और अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा, और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1.2 जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है, कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग द हिट। अभी पिछले ही क्वेश्चन में जो हमारा फाइनल आंसर आया था चेंज इन मोमेंटम, तो वही इतना तो ट्रांसफर हुआ होगा मोमेंटम, क्या था, कितना आया था हमारा, माइनस का साथ में आया था 0.9i प्लस 1.2j, यही इतना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ होगा। भाई ऐसे आप समझो कि मान लो तो P1 में मोमेंटम मान लो हमारे पास कितना रहा होगा, एक एग्जांपल मैं रफली एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे 50 kg ms-1 रहा होगा, और फाइनल जो हमारा हो गया होगा मान लेते हैं 100 हुआ, ज़्यादा हुआ कम हुआ बात की बात है, kg ms-1 हो गया, ठीक है। अब मोमेंटम एक्चुअली ट्रांसफर कितना हुआ, इस दोनों को घटा देंगे, यानी कि 50 kg 100 माइनस 50 यानी कि 50 kg ms-1 ही तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, तो ही हमको पता चल पाएगा, तभी मैंने इसको चेंज इन मोमेंटम लिखा, उतना ही मोमेंटम क्या किया होगा, हिट होने के बाद ट्रांसफर हुआ होगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालने जाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, माइनस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बट 0.9 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर। अब इसको जब करोगे आप यहाँ पे जो इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1.44। अब इनको जब ऐड करोगे क्या आ जाएगा 2.225, हमें लगता है ये आ जाएगा हमारा 1.5 kg। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन सेम है हमारे, इसमें से एक ऑप्शन कोई डिफर होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये 1.5 kg ms, देखिए ms-1 या कुछ ऐसे भी यूनिट में डिफरेंस रहा होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए तो कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शन में आगे पीछे है, तो ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूनिट यहाँ पे kg क्या हो जाएगा, चूंकि चेंज इन मोमेंटम है तो ms-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम। कह रहा है कि दो पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन होता है उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। दो पार्टिकल हैं, एक मान लो इसकी स्पीड जो है क्या है v1 है, और दूसरे की स्पीड मान लो क्या है v2 है। तो अब v1 ग्रेटर देन v2 है होगा, तभी तो कोलिजन हो पाएगा इन दोनों का। मान लो इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो ही तो कोलिजन हो पाएगा, नहीं तो कोलिजन हो नहीं पाया। तो कह रहा है इसको कैसे बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टैंड, इसको हम दोबारा भी टेकअप करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बेस पे, क्योंकि इसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसको किससे दिया जाएगा, सेकेंड लॉ से दिया जाएगा। और ये जिसपे थर्ड लॉ क्या कहेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। अगर इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो F12 इज इक्वल टू F21 माइनस के साथ में ये बराबर होगा। तो इसके हम लोग जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हमारा क्या ऑप्शन सही हो गया, बोथ, दोनों लॉज की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ए हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड, ठीक है, विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स एक्ट ऑन द प्लेयर इज। ऑब्वियस सी बात है, इस पे जो है अगर ऑप्शन से ध्यान से देखें तो
तो मसल ऑब्वियस सी बात है, उसको जो मुड़ने के लिए जो फोर्स प्रोवाइड होगा वो मसल फोर्स से नहीं, वो फ्रिक्शन से ही प्रोवाइड होगा। तो इसमें तो दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही निकल गया, दूसरा और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही आपका गलत हो गया, क्योंकि जब वो टर्न करेगा तो उसको टर्न करने के लिए जो नीचे सपोर्ट मिलेगा वो फ्रिक्शन रहेगा। तब हमको केवल और ए और सी ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा सही है। ए और सी ऑप्शन को हम क्या करेंगे, करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी थोड़ी फोटो बनाते हैं। सबसे पहले वो कहाँ जा रहा था, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, ये हमने नॉर्थ में कर दिया, ये ओए हो गया। और फिर वो क्या किया, उसने टर्न किया वेस्ट के डायरेक्शन में। वेस्ट की डायरेक्शन में जब वो टर्न किया, ये हो गया। अगर ओरिजिन हमारा ये है तो क्या हो गया, अगर अब यहाँ से ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ को हेड टेल लॉ भी बोलते हैं, तो ट्रायंगल लॉ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। और ओ बी माइनस ओ ए जो होगा, और डायरेक्शन क्या होता है हमेशा, इनिशियल से, डायरेक्शन इसका हमेशा क्या होता है, इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखें, एक और फोटो बनी हुई है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट इसका क्या था, ये इसका इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट से अब इसकी डायरेक्शन को देखा जाए, फाइनल इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, ये डायरेक्शन हो चुकी है। अब वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलली कहीं भी मूव कर सकते हैं, तब तक उसकी वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ नहीं चेंज होता। तो इनिशियल से अगर देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, अलोंग, ये तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, साउथ से वेस्ट हो जाएगा। और सबसे खास बात, अगर इसको एक और तरीके से हम देखने की कोशिश करें, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बेसिकली ये इसने क्या किया, मोमेंटम में इसके चेंज हुआ होगा, मोमेंटम में इसके चेंज हुआ होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सडनली इसके कितना मोमेंटम में चेंज हुआ। अगर फाइनल मोमेंटम इसका P2 मैं मान लूँ, फाइनल मोमेंटम P2 और इनिशियल मोमेंटम P1, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, P2 माइनस P1। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, वही क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो कौन सी डायरेक्शन हमारी हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही, अलोंग द साउथ वेस्ट हो गया। जरा अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात की जाए, मैंने वापस से बोला था कि आपसे लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन किया था कि जो यहाँ लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, ज़्यादातर केस हम लोग की एग्जांपल्स क्या देखते हैं, टेरेस्ट्रियल मोशन के देखते हैं, धरती के देखते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। और लॉ ऑफ मोशन जो लिखा गया है, क्या ये यूनिवर्स के लिए वैलिड है, क्या ये स्पेस में जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, क्या उनके लिए ट्रू है, इसका आंसर आपको देना है। सेकेंड लॉ का मैं स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है, इसलिए नया नहीं है क्योंकि हमने मोमेंटम पढ़ रखा है, चेंज इन मोमेंटम पढ़ रखा है, उसके बाद टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ रखा। मैंने पहले भी बताया था कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखा गया है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में लिखा। जरा इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और चूंकि हम इसको समझ चुके हैं तो आप तुमको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड का मतलब क्या हो गया बेटा, या इसी को बार बार एफ एक्सटर्नल फोर्स, जिसको मैं बार बार इस चैप्टर में नाम ले रहा था एफ एक्सटर्नल फोर्स के, क्योंकि क्या हो गया, ये बराबर हो गया। वही कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस
इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इसकी डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल से भी समझेंगे। ये जो लाइन लिखी हुई दिस चेंज इन मोमेंटम, वैसे चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन मैंने आपको बता रखी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने जो समझा था तो क्या था, वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में था, बट सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो गया था, सेंटर की तरफ हो गया था, जबकि मोमेंटम का डायरेक्शन क्या था, अलोंग द सर्कुलर पाथ था, जो टेंजेंट के द्वारा बताया जा रहा था। तो क्या करेगा, ये चेंज इन टेक्स प्लेस, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगाया गया होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इसको भी हम डीप में बात करेंगे, आपको तब भी मैं थोड़ा सा, आप लोगों ने अर्लियर क्लासों में भी ये पढ़ रखा होगा, इसको तो मैं बता देता हूँ। जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, एफ अप्लाइड की होती है, एफ अप्लाइड की होती है या एफ एक्सटर्नल की होती है। वही डायरेक्शन किसकी होती है, चेंज इन मोमेंटम की होती है, क्योंकि तीनों तो एक ही तरीके से लिखे हैं ना। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट था इसका। अब इसका दूसरा फॉर्म भी क्या होता है, एफ इंटू या मास इंटू एक्सीलरेशन। ये कैसे आता है जरा हम लोग क्या करेंगे आगे समझेंगे। अनदर फॉर्म, दिस इफ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, सपोज करते हैं क्या हो गया, किसी फोर्स के अंदर में जो एफ फोर्स मान लो उस पर लग रहा है, कोई भी हमारे पास बॉडी है इस तरीके की, इस पे जो हमने क्या किया, एफ फोर्स लगा दिया जो गिवन है। फॉर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मान लेते हैं ये T1 से लगना शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद ये क्या हो गया, T2 हो गया। तो ये दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल हुआ T2 माइनस T1 कितना हो गया, T2 माइनस T1, या इसी को क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी अगर v थी तब क्या हो गई, v प्लस डेल्टा v। ठीक है, तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, अगर देखें फाइनल माइनस इनिशियल, अगर यहाँ पे p इक्वल टू इनिशियल की बात करें m इंटू वी था, फाइनल की बात करें pf की मैं बात करूँ तो क्या हो गया, m v प्लस डेल्टा v, अगर दोनों को इसको m v प्लस m इंटू डेल्टा v हो गया। ठीक है, अब चेंज की बात करें अगर P2 माइनस P1 जो कि डेल्टा P होगा तो क्या हो जाएगा, अब देखो एम बी कैंसिल हो जाएगा, एम बी प्लस एम डेल्टा वी माइनस एम बी से एम बी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ गया। और चेंज इन मोमेंटम इट्स इनिशियल मोमेंटम p इक्वल टू एम बी चेंजेस टू क्या हो गया, p इंटू डेल्टा बी। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ के हिसाब से क्या बोल रहा था, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एफ अप्लाइड के। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका दूसरा मैथमेटिकल जो मैंने बताया था उसको निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरे एक्सप्रेशन को। क्या हो गया, जो एफ एक्सटर्नल है, एफ अप्लाइड है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ ध्यान से देखें क्या लिखा है, डीपी अपॉन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा डीपी अपॉन, अब ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार जो आपको बता रहा था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ अप्लाइड के बराबर है। लेकिन अगर इसी का वेक्टर फॉर्म हम लोग लिखने जाएंगे, इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखने जाएंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों पे एरो लग जाएगा। वही यहाँ पे लिखा डीपी अपॉन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, क्या हो गया। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वेक्टर में चाहे रहने दीजिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्केलर में लिख दे रहा हूँ, बाद में वेक्टर फॉर्म में वापस से लिख दूंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक कांस्टेंट लगाया हमने, क्या हो गया, एफ अप्लाइड को एफ से लिख दिया, अप्लाइड लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। अब ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो, अगर डेल्टा, अगर हमको इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना हो तो डेल्टा टी को क्या कर देते हैं, लिमिटिंग केस में ले जाते हैं, 10 to 0 ले जाते हैं। इसको 0 तो नहीं ले जा सकते, 0 इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं है हमारे यहाँ, अनडिफाइन हो जाएगा। तो डेल्टा टी को इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि वो क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेगा डेल्टा पी को तो उसकी क्या होगी, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज, अमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। तो जब इसको हम लोग डेल्टा टी को 10 to 0 करते हैं, लिमिट का केस लगाते हैं, दोनों तरफ लिमिट का अगर हम लोग केस लगाते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू एफ। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है डीपी अपॉन डी में। कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, डीपी अपॉन डी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वेक्टर फॉर्म लगाओ तो यहाँ पी पे के कांस्टेंट है और एफ पे लगा दो आप। और चूंकि अब क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम भी होता है,
जो मोमेंटम होता P इंटू एम भी होता, तो अगर वहाँ से हम लोग देखें तो D अपॉन डी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी लिख सकते हैं, यहाँ पे k इंटू एफ लिख दिया। अब जब इसको मास तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो m डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो गया, k इंटू एफ के। क्योंकि ये जब एक्सपेरिमेंटली कोई भी जो कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। जब इसको फाइंड आउट किया जाता है तो k की वैल्यू क्या आती है हमारी, 1 आती है। तो इसलिए इसको f लिखा जाता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये इसको सेकंड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको अभी सी बात है, वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो f इजिकल टू एम ए है, तो मास तो कांस्टेंट है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों के ऊपर हमने एरो लगा दिया, तो हमारा जो आ गया सेकंड फॉर्म आ गया, वो आ गया हमारा f इजिकल टू एम ए। इसके इस नाम से हम इसको बहुत जानते हैं। आइए देखते हैं, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी रिटन एज f इजिकल टू एम इंटू ए। ऑब्वियस ही बात है। अब इसको मैंने एरो ना लगा के डार्क में लिखा हुआ है, क्योंकि डार्क में ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हिच शोज दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ऑब्वियस ही बात है, जैसे मोमेंटम हमारा मास और वेलोसिटी के इक्वल था, यहाँ पे फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन की। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को एक साथ मिलाएं तो कैसे लिख सकते हैं, फोर्स जो है किसके बराबर, रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, और m इंटू ए के भी बराबर। और वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अभी तक जो है हमने इसके एसआई यूनिट की बात नहीं की, तो जरा ये बात कर लेते हैं। बहुत फेमस है, आप सभी को पता है कि न्यूटन जो है, न्यूटन के नाम पे रखा यूनिट ऑफ फोर्स। इन एसआई यूनिट फोर्स इज, अब यहाँ से इसको एक मैथमेटिकल यूनिट भी निकाल सकते हैं हम लोग, मास इंटू एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिंपल सा इसका केजी होता है, इसका क्या होता है, ms-2 होता है, इसी को न्यूटन भी लिखा जाता है। तो ध्यान से देखें, अगर हमको 1 न्यूटन चाहिए तो मास क्या ले लो, 1 kg मास ले लो, और इसमें एक्सेलरेशन कितना ले लो, 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर यहाँ ध्यान से वैल्यू रखें तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 kg ms-2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो 1 न्यूटन को यहाँ से डिफाइन भी किया जा सकता है, 1 द साइन यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। अगर देखें कि वो होता है द साइन यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 दैट causes an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड। जो किसी भी मास में 1 मीटर पर सेकेंड, 1 kg मास में ए मास ऑफ 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकेंड का जो एक्सेलरेशन कॉज कर सके, उसको कितने के बराबर होगा, 1 न्यूटन के बराबर होगा। अब 1 न्यूटन को अगर तुमको फील भी करना है तो मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा। जो आपके पास स्प्रिंग बैलेंस होता है, जो जिनसे कबाड़ी वगैरह जो है वेट करते हैं, तो उसको आप लीजिए और 1 किलो का कोई मास लीजिए, तो आप उसको क्या करिए, ऊपर की तरफ जो है आप उठाइए, तो किसके बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर होगा। जब उसको उठाएंगे आप तो कितने बराबर हो जाए, m इंटू जी, जी कितना मान लो 10 मान लो ओवर है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन तो कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो जो आपके हाथ पे फोर्स लग रहा होगा, या जो आप अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, उसको होल्ड करने के लिए, तो 10 न्यूटन के आसपास होगा। तब वो पता चल जाएगा 10 न्यूटन कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, बहुत छोटा यूनिट है। दिस इज ये इसी यूनिट को और दूसरे नाम से भी हम लोग क्या जानते हैं, उसको कहते हैं न्यूटन नाम से। आइए एक दो न्यूमेरिकल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सेकंड लॉ से रिलेटेड, जब हम लोग अप्लाई करेंगे थोड़े बड़े लेवल पे, तो उसको चेक करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखा है, ए कांस्टेंट फोर्स acts on object of mass 5 kg for the duration of 2 सेकेंड। ठीक है, 5 kg का कोई हमारे पास क्या है, मास है। फाइव के जी का हमारे पास कोई मास है, इस पे कितना लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है F। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी जो u दी है वो कितना दिया है, 3ms-1 दिया। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, 7 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेकेंड लॉ से बहुत आसानी से दिया जा सकता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर mv-u अपॉन t। ए को क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जो टाइम लिया है। तो अब देखिए मास कितना दिया है ऑब्जेक्ट का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 5 kg। यहाँ हमने कितना लिख दिया 5, चेंज कितना हो रहा है 7 - 3, टाइम कितना ले रहा है 2 सेकंड ले रहा है, तो 4 यहाँ पे कितना आ गया 10
ms माइनस 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, 5 2 10 हो गया। अब कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, ये तो हमको मिल गया। नाउ इफ द फोर्स वर अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यही फोर्स जो है जब तक 2 सेकंड के लिए लग रहा था, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, तो जब ये 10 न्यूटन का लग रहा था, 10 न्यूटन का जब 2 सेकंड के लिए लग रहा था तो फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड थी। अब 5 सेकंड के लिए लग रहा है तो क्या हो जाएगी, देखते हैं क्या हो जाएगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट गिवन है वो गिवन है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन, हमने लगा दिया टी। इस बार टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए लग रहा है। मास क्या है हमारे पास, सेम है, उसमें कोई चेंज आ नहीं रहा है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, उसी को तो हमको, उसी के पीछे है, उसी को फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 3 का 3 है। ठीक है, F कितना लग रहा था, जो पहले लग रहा था 10 न्यूटन के बराबर। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ गया, 10 इज इक्वल टू 5v माइनस यू डिवाइडेड बाई, कितने सेकंड के लिए लग रहा था, 5 सेकंड के लिए लग रहा था। तो यहाँ तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, u जो है आपका 3 दिया, तो यहाँ v माइनस 3, यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, इक्वल टू v माइनस 3 इज इक्वल टू 10, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, कितना आना था, 13 न्यूटन। 13 फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। चूँकि वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होती है, तो जो हमारा ये आंसर आ गया, कितना आ गया, 13 मीटर पर सेकेंड आ गया। जरा हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। which would requires a greater force acceleration a 2 kg mass of 5 meter per second or a 4 kg mass of 2 meter per second। जरा देखते हैं हमको which would requires a greater force, ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन सेकंड्स लॉ पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। दूसरे के लिए फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। पहले के केस में क्या दिया है, पहला केस मान लेते हैं m1 a1 f2 m2 a2 मान लेते हैं। तो f1 क्या है, मास कितना दिया है, 2 kg दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 5 दिया है। f2 में कितना दिया है, 4 kg मास दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2 दिया है। अब जस्ट उसी का अपोजिट कर दिया। तो यहाँ से देखें जो फोर्स आया f1 का क्या आ गया, 10 न्यूटन आ गया, और दूसरे का जो आया 80 न्यूटन आया। तो यानी कि क्या है, f1 ग्रेटर देन f2, यानी कि पहले के केस में हमको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हम बेसिक क्लासेज में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे, उनको न्यूमेरिकल्स को हम देख रहे थे। आगे और भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स